मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने बेटा स्टार्टिंग फेज में सेट क्या होता है, सेट की अलजेब्रा क्या होती है और उनका एप्लीकेशन क्या होता है, इतनी बातों पे हमने डिस्कशन कर लिया था। आज हमें सीखना है कि जो वेन डायग्राम हम लोग ने सीखे थे उनको क्वेश्चंस के फॉर्म में अप्लाई कैसे किया जाता है, मतलब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम जो होता है वो कैसे किया जाता है, उन सब बातों पे हमें डिस्कशन करना है। तो पहले आज आपके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या करना है, फिर उनको कैसे शुरुआत करनी है बेटा, इस पर डिस्कस कर लिया जाता है। देखिए बेटा, तो पहला काम जो है वो आपका ये है कि पहले वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम फॉर्मुलेशन। हमने आपको लास्ट स्टेप पे भी बताया था कि जब हम लोग ने सीखा था कि वेन डायग्राम को डिजाइन कैसे करते हैं, तो हमने आपसे कहा था कि जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम आपको सिखाएंगे कि इन वेन डायग्राम में फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है, मतलब वेन डायग्राम को देखकर चीजों को फॉर्मुलेट कैसे करके अपने आंसर्स को निकाल लिया जाता है। होता क्या है बेटा, कुछ जगहों पे वेन डायग्राम डायरेक्टली एप्लीकेबल है और कुछ जगहों पे उनका फॉर्मुलेशन एप्लीकेबल है। तो आपको दोनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए कि वेन डायग्राम कैसे किया जाता है और उसका फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से, उसके बाद फॉर्मुलेशन सीखते हुए एप्लीकेशन जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, वर्ड प्रॉब्लम, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ही हमको चीजों को आपको समझाना है कि जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनमें आंसर्स कैसे करना है। तो पहले जरा आप इस डायग्राम को समझ लीजिए, डायग्राम में चीजें क्या क्या हैं और कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे आपके सामने एक वेन डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक सिंबल ये हुआ है, जो ये सिंबल है इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट है बेटा, मतलब जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे वो आपका यूनिवर्सल सेट है। तो आपने कहा यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जो चीजें प्रोवाइडेड हैं उसमें कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड है हमको, जिसमें 6, 8, 10, 1, 0, 2, 3, -1, 7 ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे। उसी के अंदर एक सेट ए है, उसी के अंदर एक सेट बी है। हमने कुछ एरो लगा के रखे हुए हैं, उन एरो में हमको बताना है कि कौन सी चीज क्या डिस्क्राइब कर रही है। जैसे जो पहला एरो डिफाइन किया हुआ है जिसमें हमने आपसे पूछा है कि ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस चीज का मतलब है अगर हम बात करें आपसे इतने पोर्शन की, ये जो अगर पोर्शन हमें दे रखा है, अगर हम इतने पोर्शन की आपसे बात करें तो ये पोर्शन हमारी टर्मोलॉजी के हिसाब से होता है a माइनस बी। आप याद करिए डेफिनेशन थी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए एक्सेप्ट बी, मतलब बी को छोड़कर ए का रिमेनिंग पार्ट। तो अगर हम आपसे बात करें कि ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चीज जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो शो कर रहा है आपका a माइनस बी। और a माइनस बी के जो एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो वो एलिमेंट्स हैं हमारे 6, 8 और 10। अगर हम पूरे सर्किल की आपसे बात करें, मतलब अगर हम सेट ए की बात करें आपसे यहां पर, तो अगर हम आपसे सेट ए की बात करते हैं तो सेट ए में आप ध्यान से देखिए, सेट ए में हमारे पास 6 है, 8 है, 10 है और साथ साथ 1 भी है और 0 भी है, यानी अपने पास टोटल 5 एलिमेंट सेट ए में हैं। अगर हम आपसे एलिमेंट लिखने को कहें तो आप एलिमेंट लिखेंगे 0, 1, 6, 8 और 10। ये सेट ए हमारे पास यहां पे प्रेजेंट है, जिसको हमने यहां पर सेट ए का नाम दिया है, और जो इतना पोर्शन है रिमेनिंग वाला इसका नाम बेटा a माइनस बी है। तो दो चीजें आपके सामने थी, हमने दोनों आपको डिफाइन कर दी हैं। अगर पूरा सर्किल डिफाइन करना हो तो वो सेट ए है, इतना पोर्शन डिफाइन करना हो तो ये a माइनस बी है। आपने कहा दूसरा प्रोविजन पूछ रहा है कि ये क्या है, तो आपने कहा जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये दिस इज कॉल्ड a इंटरसेक्शन b। ऐसा पोर्शन जो दोनों में कॉमन है, दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। और यहां पे जो एलिमेंट निकल के आ रहे हैं बेटा, वो एक आपका 0 है और एक आपका 1 है। तो जो ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये शो कर रहा है आपका बेटा ये ए इंटरसेक्शन बी है, जिसके एलिमेंट एक 0 है और एक 1 है। दूसरा बेटा, व्हाट डज द रीजन रिप्रेजेंट, मतलब कि ये जो बाहर का रीजन है हमसे पूछा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। अगर हम पूरे की बात करें तो अगर हम पूरे की बात करेंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यूनिवर्सल सेट को। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन आ रहा है बेटा, तो आपने कहा यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट हैं ये सारे के सारे आ रहे हैं हमारे। तो अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को लिखें तो यूनिवर्सल सेट ऐसे भी लिखा जा सकता है यू। आपने कहा कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो आपने कहा 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है।
बाहर की बात करें बेटा तो -1 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो ये सारे के सारे पार्ट जो आ रहे हैं ये हमारे यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं ये आपके रिप्रेजेंट हो गए। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे नहीं, जो ये ब्लैंक पोर्शन है सिर्फ आपका, जो ये आपको ब्लैंक पोर्शन दे रखा है, इस ब्लैंक पोर्शन की अगर बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपने कहा ये दोनों सर्किल मिलके होते थे ए यूनियन बी। ये दोनों के दोनों सर्किल जो है बेटा आपके ये रिप्रेजेंट करते थे ए यूनियन बी। अगर हमको सिर्फ बाहर की बात करें, हमको सिर्फ इस बाहर के पोर्शन की बात करनी है, तो बाहर का पोर्शन जो है बेटा ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश। दिस इज यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो आपने कहा अगर इसकी बात करें तो ए यूनियन बी को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट आ रहा है बेटा वो आपका आ जाएगा -1,7। मतलब डायग्राम से चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम हमारी चीजों को कैसे कैसे डिफाइन करता है, ये चीज आपके सामने है। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और आपसे चीजें डिस्कस की जाए कि ये एग्जैक्टली क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये एक 2 सेट्स का क्वेश्चन था जिसमें आपने चीजों को डिफाइन करना था। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड सेट की, मतलब कि अगर 3 सेट दे रखे हों उसमें आपको चीजों को डिफाइन करना हो तो वो आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए बेटा, यहां पर कुछ पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। जैसे इसने बोला है कि जो यूनिवर्सल सेट है दैट इज होल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं दे ऑल आर होल नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिवर्सल। ए क्या है बेटा? सेट ऑफ ऑल प्राइम, मतलब उन होल नंबर में जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमारा सेट ए है। दूसरा है बेटा सेट ऑफ ऑल नंबर्स 1 लेस देन। आपने कहा कि बी जो सेट दे रखा है आपको उसके बारे में बोला गया है कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स है जो 1 से लेस हों। सी सेट के बारे में आपसे पूछा है सेट ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर्स, मतलब कि जो सारे के सारे स्क्वायर्स नंबर होते हैं, जैसे आपका 4 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, दे ऑल आर योर सेट सी। आपसे पूछा गया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये सब चीजें आपको प्रेजेंट करनी है कि वो कहां कहां होगी। तो आपने कहा पहले तो हमने यहां पर चीजों को रिप्रेजेंट कर दिया और हमने यहां पर कुछ एलिमेंट्स एग्जांपल के फॉर्म में लिए हैं जिनको हमें यहां पे प्रेजेंट करना है। इसमें 3 सेट दे रखे हैं ए बी सी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे करना होता है इस सेट में ये आप देख लीजिए। तो आपने कहा जैसे हमको यहां पर डिफाइन कर रखा है बेटा यूनिवर्सल सेट इज अ होल नंबर। होल नंबर मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमको 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन नंबर्स की बात की जा रही है तो दैट कम्स इन यूनिवर्सल। सेट ए में क्या डिफाइन किया बेटा? सेट ऑफ ऑल क्यूब नंबर्स, मतलब कि उन नंबर्स में वो नंबर जो किसी नंबर का क्यूब होते हैं उसकी बात की जा रही है। सेट बी में कहा गया है बेटा सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, मतलब बी सेट में हमको रिप्रेजेंट करना है ऑड नंबर्स की इंफॉर्मेशन। सी में हमें रिप्रेजेंट करना है सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 3। आपने कहा मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इस चीज को ड्रॉ कैसे करते हैं वो आपको सीखना है। तो आपने कहा अगर हम पहले सेट ए की बात करें तो सेट ए में जो हमारे पास आएगा, आपने कहा क्यूब की अगर बात करते हो तो क्यूब में या तो 1 आ जाएगा या तो 8 आ जाएगा। अगर हम 1 से लेकर 10 नंबर्स के बीच की बात कर रहे हैं तो या तो 1 आ जाएगा या तो 10 आ जाएगा, यानी आपके पास 2 नंबर्स हैं, एक 1 और एक 8 आपके पास आ गया। दिस इज रिप्रेजेंटेड टू सेट ए। सेट बी में क्या पूछा था बेटा? सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। आपने कहा हमको सारे ऑड नंबर्स लेने हैं, तो आपने कहा ऑड नंबर्स में कौन कौन आ जाएगा? तो आपने कहा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आपका सेट बी में आ जाएगा। आपने कहा सेट सी की बात करें तो मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, तो आपने कहा मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, तो आपने कहा 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। तो आपने कहा ये हमने सेट ए, सेट बी और सेट सी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब बात आती है प्रेजेंटेशन की, कैसे इस चीज को प्रेजेंट करना है। तो हमने क्या किया बेटा? सेट ए ऊपर बना दिया, सेट बी यहां बना दिया और सेट सी यहां बना दिया। सबसे पहली चीज आप ये देखो क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है? तो आपने कहा सेट ए, सेट बी और सेट सी में तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन पोर्शन था उसको हमने वैकेंट छोड़ दिया, उसमें हमें कुछ नहीं रखना है। अगर यहां पे कुछ होता तो उसको हम पुट कर देते। तो आपने कहा यहां पर कॉमन पोर्शन वैकेंट छोड़ दिया है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक चीज हो गई। दूसरा बेटा आपने कहा सेट ए और सेट बी की बात करें तो आपने कहा सेट ए और सेट बी में हमारा 1 कॉमन है। तो हमने कहा सेट ए ये रहा, सेट बी ये रहा, दोनों में 1 कॉमन है, तो बीच के पोर्शन में हमने 1 यहां पे पुट कर दिया। जो दोनों में है वो बीच में आ जाएगा, जो सिर्फ सिंगल में है वो वापस ए में चला जाएगा। जैसे बेटा सेट ए में 1,8 था,
तो आपने कहा ए और बी में जो कॉमन था वो 1 था, ए और सी में कॉमन कुछ नहीं है, तो आपने कहा ये भी वैकेंट हो गया, ए और सी भी वैकेंट है, ए और ए बी सी भी वैकेंट है, और ए और बी में कॉमन 1 था तो उसको हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है। तीसरी चीज बेटा, सेट ए की बात करें तो आपने कहा यहाँ पे 1 आ गया है और सेट ए में 1,8 आ रहा था, तो जो 8 था वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपने कहा ये 1 हो गया और ये हमारा 8 हो गया, तो सेट ए हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। यहाँ पर सेट बी में आते हैं बेटा, तो आपने कहा सेट बी में 13579 था, तो 13579 में देखो बेटा 3 और 9 ये यहाँ पर कॉमन है बी और सी के साथ, जो 3 और 9 कॉमन है उसको बी और सी में लग दे। हमेशा ध्यान रखिएगा रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला काम होता है तीनों में कॉमन, फिर होता है 2 में कॉमन, और फिर होता है सिंगल सिंगल एलिमेंट। तो इसलिए बेटा हमने पहले डबल वाले को लिया है, क्योंकि तीनों में तो कॉमन कुछ है नहीं। डबल वाले में यहाँ पर 3 और 9 कॉमन था, तो हमने 3 और 9 को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। 3 और 9 को रिप्रेजेंट करने के बाद जो हमारे पास बचा, आपने कहा 13579, 5 चीजें थी बेटा, 1 यहाँ चला गया, 3 9 यहाँ चला गया, तो बचा हमारे पास 5 और 7, वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली सी सेट में देख लो, 3 है, 6 है, 9 है, तो 3 6 9 में आपने कहा 3 और 9 तो यहाँ आ चुका है, तो बचा कौन, आपने कहा यहाँ 6 बचा, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। तो हमारे पास जो टोटल एलिमेंट थे वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट हो गए, मगर अभी भी कुछ एलिमेंट बच गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आपने जो एलिमेंट लिए थे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिए थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिए थे, तो अभी जो आपके काम के एलिमेंट हैं वो 1 है, 8 है, 3 5 7 9 3 6 9 इतने एलिमेंट थे। 2 4 और 10 ये अभी भी काम के नहीं थे, तो ये यूनिवर्सल में तो होंगे मगर सेट ए, सेट बी और सेट सी में नहीं होंगे। तो किसी भी एग्जाम्पल में आपको जो रिप्रेजेंटेशन करना है वो कैसे करना होता है सेट्स में, ये आपके सामने है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल में मूव करते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस चीज़ को अप्लाई करना है। जैसे बेटा हमने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं विद आंसर्स, ताकि आपको हमें समझाने में आसानी हो चीज़ों को। जैसे बेटा यूनिवर्सल दे रखा है 1 2 3 4 5 6, सेट ए दे रखा है 2 3 4 और सेट बी दे रखा है 4 और 5। आपने कहा दोनों में कॉमन, तो आपने कहा दोनों में कॉमन 4 है। जैसे अभी हमने सीखा बेटा सबसे पहला काम होता है जो कॉमन एलिमेंट होता है, तो आपने कहा दोनों में एलिमेंट कॉमन 4 है। उसके बाद आपने कहा सेट ए में कौन कौन है, तो आपने कहा सेट ए में 2 है, 3 है, 4 है, तो आपने कहा 4 बीच में आ गया, तो बचा कौन 2 3। सिमिलरली बेटा बी सेट की बात करें तो बी में आपने कहा 4 तो चला गया कॉमन में, बचा कौन सिर्फ, तो आपने कहा बचा सिर्फ 5। अब आपने कहा यूनिवर्सल में तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सब थे, तो यूनिवर्सल में अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सब थे, तो आपने कहा हमने 1 और 6 को लिख लिया बाहर, क्योंकि वो सेट ए और सेट बी को बिलोंग नहीं कर रहा था, तो उसको हमने बाहर लिख दिया। बाकी सारा का सारा जो था बेटा वो सेट के अंदर प्रेजेंट कर दिया है। तो अगर इस वाले एग्जाम्पल को प्रेजेंट करना हो तो ये आपके सामने है कैसे इसका यूज करना है। नाउ सेकंड वन, आपने कहा सेट यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, सेट ए दे रखा है 1 2 3 और सेट बी दे रखा है 1। तो आपने कहा अगर हम ध्यान से समझें इस बात को, तो यहां पर एक चीज क्लियर समझ में आ रही है कि बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए में है। अगर बी के सारे एलिमेंट ए में है तो आपने कहा नाउ दिस इज द कांसेप्ट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, और सबसेट का जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा वो सर्किल अंदर बन जाता है। तो हमने क्या किया, एक सर्किल ए बनाया, एक सर्किल बी बनाया, बी को सेट ए के अंदर बना दिया। तो जो बी का एलिमेंट है वो सेट आपका 1 था, और जो ए का एलिमेंट है वो 2 और 3 था। तो आपने कहा 2 और 3 ये आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, जो कि ये बता रहा है कि सेट बी में ओनली एक एलिमेंट है 1, और सेट ए में एक एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो आपने कहा ये 1 2 3 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। 4 और 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए और सेट बी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। आपने कहा 4 5 और 6 ऐसे एलिमेंट है जो सेट ए और सेट बी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। यानी इस केस में हमारा कहना है जो अपने पास सेट ए और सेट बी को बिलोंग नहीं करेगा वो यूनिवर्सल में तो होगा मगर सेट ए और सेट बी को बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, अभी एग्जाम्पल बहुत छोटा सा जरूर है बेटा, मगर इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप इसको देख के समझ सकते हैं, जो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में आपको दी जाए तो आप आंसर भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम आपसे पूछें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा और ए यूनियन बी क्या होगा। आपने कहा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा और ए यूनियन बी क्या होगा, हमको ये बताना है। तो आपने कहा इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन और यूनियन का मतलब होता है कॉमन वाला एक बार बाकी सब एक साथ। तो आपने कहा अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो कॉमन में हमको जो मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, 1 का मतलब सेट बी हो जाएगा। कॉमन में अगर देखेंगे तो बेटा दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब सेट बी हो जाएगा।
सिमिलरली अगर हम यूनियन की बात करें तो आपने कहा यूनियन का मतलब होता है कॉमन वाला एक बार, बाकी सब एक साथ, तो आपने कहा उस केस में जो हमारे पास आंसर आएगा वो ए हो जाएगा। मींस कहने का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर बी जो है वो ए का सबसेट होगा तो उस केस में जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा सेट बी हो जाएगा, और अगर यूनियन की बात करोगे तो वो सेट ए हो जाएगा। तो अब किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर ये एलिमेंट नहीं भी दे रखे हों, जो ये एलिमेंट है आपको ये अगर नहीं भी दे रखे हों, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को देख के अपना आंसर डिफाइन कर सकते हो कि अगर बी ए का सबसेट है, यहाँ पर बी ए का सबसेट है, तो जो इंटरसेक्शन होगा वो बी होगा और जो यूनियन होगा वो ये होगा। तो आपने कहा इस बेसिस पे हमारे पास अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें हमको इस हिसाब से एक्सप्रेशन दे रखा होता है तो हम देख के बता सकते हैं कि इस केस में हमारा आंसर निकल के क्या आएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा यूनियन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो तभी जस्टिफाई होती है जब वो सबसेट होता है, और मैक्सिमम वैल्यू तब जस्टिफाई होती है जब वो डिसजॉइंट सेट होता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमारे क्लियर रखिएगा जो हमने बोले हैं कि यूनियन जो होता है वो मिनिमम तब होता है जब एक सेट दूसरे का सबसेट होता है, और मैक्सिमम तब होता है जब वो दोनों सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे बेटा और छोटे छोटे एग्जांपल्स आपके सामने लिए हुए हैं जिनको आप देख के डिफाइन कर सकते हो। जो अभी हमने आपको सिखाया बेटा उसी बेसिस पे है। यूनिवर्सल दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। तो ये एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो हम चाहेंगे इसको बताने के बजाय आप इस चीज को खुद अपने आप देखकर चीजों को बनाने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। एग्जांपल्स वही सारे हैं जो भी हमने आपको बताए हैं, बस थोड़ा सा हमने इसको ज्यादा फॉर्म में ले रखा है कि जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। जैसे कुछ चीजें जैसे फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल ये आसान है बेटा आपका, मगर जो ये वाले एग्जांपल है 4, 5, 6 ये अच्छे एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको डिफाइन करना होता है कि कैसे। जैसे अभी हमने आपको बताया कि बी द सबसेट ऑफ ए, तो बी द सबसेट ऑफ ए आपने देखिए बी वाला सेट अंदर चला गया, ए वाला सेट उसके बाहर आ गया। यूनियन इंटरसेक्शन डिफाइन करना है तो आप डायग्राम देख के डिफाइन कर सकते हो। सिमिलरली अगर 3 सेट हमको ऐसे दे रखे हैं जिसमें कहा गया है कि जो ए है वो सी का सबसेट है, जो ए है वो सी का सबसेट है, और हमारे पास जो बी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो एज सच हमको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि बी क्या है, मगर सी और ए के बारे में डिफाइन है कि वो सबसेट है। तो हमने क्या किया, ए को सी के अंदर बना दिया बेटा और बी के साथ उसका हमने यहां पर कॉमन इंटरसेक्शन ले लिया है। तो इस तरह से हम अपनी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। पावर सेट हम ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुके हैं, तो पावर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उसको अपने आप ट्राई कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने दिए हैं ताकि हमें भी क्लियर हो पाए चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और इसके अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने आपको वेबसाइट पे भी प्रोवाइड कर रखे हैं असाइनमेंट के फॉर्म में, तो आप वहां जाके भी चीज़ों को कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट आईडी जो है वो आपको क्लास के एंड में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिस पे आप जाके मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये है बेटा वर्ड प्रॉब्लम आपकी, जो ये आपको दे रखा है ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें हमको चीज़ों को डिफाइन करना होता है कि सेट थ्योरी में वर्ड प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाता है। तो वी हैव 2 वेज, वन इज अ वेन डायग्राम, अदर इज अ फॉर्मुलेशन। तो अब यहीं पे अगर हम फॉर्मुलेशन की बात करें कि फॉर्मुलेशन में चीज़ों को कैसे डिफाइन करना है, हम आपको वो भी सिखाएंगे। वेन डायग्राम कैसे डिफाइन करना है हम आपको वो भी सिखाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमने एक बात बोली थी आज कि जब भी कभी वेन डायग्राम को डिफाइन किया जाता है 2 के लिए या 3 के लिए या 4 के लिए, किसी के लिए भी, सबसे पहला काम होता है बेटा कॉमन वाला पोर्शन, कि कॉमन जो है उसको सबसे पहले लिखो, उसके बाद सेट ए लिखो, उसके बाद सेट बी लिखो। तो इस एग्जांपल में हम आपको ये चीज क्लियर करते हैं। आपने बोला द पाइथागोरस स्कूल ऑफ म्यूजिक हैज 100 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं बेटा वो 100 हैं, जिसमें अभी हमको कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है जिसमें हमको डिफाइन कर पाए। बस इतना पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 100 है। ऑफ दिस 60 आर इन बैंड एंड 20 आर इन ऑर्केस्ट्रा। मतलब अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि उसमें से 60 जो हैं वो बैंड में है और 20 जो है वो ऑर्केस्ट्रा में है। एंड गिवन दैट 12 स्टूडेंट आर इन बोथ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने अभी आपसे शुरुआत में एक बात बोली कि इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला काम है कि आपके पास जो दोनों में कॉमन है उसको डिफाइन करो। तो आपने कहा अगर हम अब चीजों को उठाना शुरू करें यहां से, तो हमको समझ में आया कि ये एक ज्वाइंट सेट का एग्जाम्पल है, बिकॉज यहां पर दोनों कंडीशन में कुछ एलिमेंट कॉमन है जो कि 12 हमको दे रखे हैं। तो हमने इधर वाले सेट का नाम बी रखा और इधर वाले सेट का नाम ओ आर रखा, मतलब ऑर्केस्ट्रा। सबसे पहली चीज हमको दे रखा है क्वेश्चन में बेटा 12 एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो हमने यहां पर 12 लिख दिया। यानी कि अगर प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एन बी इंटरसेक्शन ऑर्केस्ट्रा दैट इज 12।
फिर हमसे कहा था 16 आर इन बैंड। अब बात समझना अच्छे से बेटा, आपने कहा टोटल एलिमेंट जो बैंड में थे वो 60 थे, आपने कहा टोटल एलिमेंट 60 थे तो 12 यहां चले गए, तो आपने कहा यहां पर जो बचे दैट इज 60 माइनस 12, दिस कम्स आउट टू बी 48। तो आपने कहा जब हम सेट को डिफाइन करते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट हम ले चुके होते हैं उनको टोटल में से हमने माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग बचेंगे बैंड के वो हमारे निकल के आ जाएंगे। तो यहां पे अगर प्रेजेंट करना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बैंड दिस इज 60, और ओनली बैंड की बात करें तो ओनली बैंड में जो हो जाएंगे वो 48 हो जाएंगे, ओनली बैंड, ये आपका ओनली बैंड हो गया बेटा। फिर आपने कहा ऑर्केस्ट्रा वाले में अगर बात की जाए तो आपने कहा ऑर्केस्ट्रा में हमारे पास लोग थे 20, तो अगर ऑर्केस्ट्रा में लोग 20 थे तो 12 लोग तो यहां चले गए, तो आपने कहा यहां कितने बचे, तो आपने कहा यहां वाले हो गए 20 माइनस 12। तो जो 8 लिखा हुआ है वो सिर्फ इसलिए लिखा गया था बेटा क्योंकि वहां पे जो रिमेनिंग लोग बचे थे वो हमारे 8 थे। अब बात आई कि हाउ मैनी आर इन नाइदर द बैंड नॉर द ऑर्केस्ट्रा। आपने कहा जो इन सर्किल्स के अंदर लोग लिखे हैं वो या तो बैंड हैं या तो ऑर्केस्ट्रा हैं। हमारे पास टोटल लोग थे 100, अगर हमारे पास टोटल लोग 100 हैं तो 100 को इन टोटल में से माइनस कर दिया जाए तो वो निकल के आ जाएंगे जो ना तो बैंड में है और ना ही ऑर्केस्ट्रा में है। तो आपने कहा उस बेसिस पे 48 ये, 12 ये, 8 ये, तो ये लोग वो हैं जो कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं। तो आपने कहा या तो बैंड यूज कर रहे हैं या तो ऑर्केस्ट्रा यूज कर रहे हैं, तो या तो बैंड यूज कर रहे हैं या तो ऑर्केस्ट्रा यूज कर रहे हैं, तो हमको चाहिए जो इन दोनों में से कुछ ना यूज करे। तो अगर इन दोनों में से कुछ ना यूज करे तो आप क्या करिए, इन सबको ऐड करिए और 100 से माइनस कर दीजिए। तो आपने कहा अगर हम इस वर्ड की बात करें तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टोटल लोग थे 100, उसमें से 48 लिया, 12 लिया और 8 लिया, और इन सबको लेने के बाद टोटल से माइनस कर दिया, तो दिस कम्स आउट टू बी 32। तो वही 32 हमारा आंसर निकल के आ रहा है। प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें अब आपसे जाकर, तो यहां पर बैंड और ऑर्केस्ट्रा में कॉमन इतने थे, बैंड में 60 थे, ऑर्केस्ट्रा में 20 थे। अब अगर हम आपसे पूछें एंड बैंड यूनियन ऑर्केस्ट्रा, तो आपने कहा वो फॉर्मूले के हिसाब से आ जाएगा 60 प्लस 20 माइनस 12, this comes out to be 80 minus 12, this comes out to be 68। अब ये तो निकल आया 68 जो बैंड या ऑर्केस्ट्रा में होंगे, तो जो नहीं होंगे तो आपने कहा टोटल लोग थे 100 में से 68 को माइनस कर देंगे बेटा, तो दिस कम्स आउट टू बी 32। तो ये वो लोग निकल आए नाइदर बैंड एंड नॉर ऑर्केस्ट्रा। तो कैसे करना है प्रेजेंटेशन में, कैसे करना है वेन डायग्राम में, दोनों ही कंसेप्ट आपके सामने हैं। फॉर्मुलेशन कैसे यूज़ किया जाता है और क्वेश्चन में अप्लाई कैसे किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपके सामने प्रोवाइड कर दी हैं। वर्किंग कल्चर कैसे रखना है ये चीज़ें आपको देखनी है। अब हम एक एक करके आपके सामने एग्जाम्पल डालते जा रहे हैं, आपको उन चीज़ों का एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि जो चीज़ें आपने ली हैं उसका यूज़ आपको कैसे करना है। जैसे बेटा आपके सामने दे रखा है एक सेट ए है, एक सेट बी है, हमको यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन को समझाना है कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। तो जैसा कि हमने आपको इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट समझाया था, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसा पोर्शन जो ए में भी हो एंड बी में भी हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो सेट ए में भी हो, सेट बी में भी हो। तो जैसे अगर आपके सामने एक सर्किल दे रखा है, एक सर्किल सेट ए है, एक सेट बी है, हमको ऐसा पोर्शन चाहिए जो सेट ए में भी हो, सेट बी में भी हो, तो आपने कहा वो पोर्शन हमारा 3 और 4 हो जाएगा। तो आपने कहा एक सेट 3 है, एक एलिमेंट 4 है, वो जो होगा वो आपका ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आ जाएगा। और अगर हम यूनियन की बात करें तो आपने कहा यूनियन का मतलब होता है कॉमन वाला एक बार बाकी सब एक साथ। तो आपने कहा कॉमन वाला एक बार बाकी सब एक साथ में अगर बात करेंगे तो यूनियन में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। ये यूनियन में आपका आ जाएगा जो हम सेट ए और सेट बी का यूनियन लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि सेट में एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली बेटा आपके सामने कॉम्प्लीमेंट्री की बात की जा रही है कि अगर सिंगल एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री का जो बेसिक मतलब होता है दैट इज ए बार। हमारी टर्मोलॉजी में ए बार का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए।
मतलब जितना भी यूनिवर्सल है उसमें से ए को हटा दो, ए बाहर, मतलब प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ए के बाहर का जो एलिमेंट है दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल। आपने कहा ए कॉम्प्लीमेंट्री। तो जैसे अगर हम आपसे बात करें सेट ए में कौन कौन आ रहा है, तो आपने कहा सेट ए में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। आपने कहा कौन नहीं आ रहा है जो उसके बाहर है, तो आपने कहा 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 10 है। तो हमारे पास जो एलिमेंट दे रखे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये एलिमेंट सेट ए में नहीं है, इसलिए इसका नाम ए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट्री का बेसिकली मतलब होता है जो ए में ना हो। तो हमने यहाँ पे देखो डिफाइन भी कर रखा है बेटा, नॉट इन ए। तो जो ए में ना हो दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जाम्पल्स अगेन बेटा चीजों को क्लियर करने के लिए आपके सामने दे रखे हैं, तो आप एग्जाम्पल देके अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। आप सिर्फ रफली क्या करिए बेटा, अपनी कॉपी में वेन डायग्राम बना लीजिए और जितने हमने क्वेश्चन पूछे हैं उनको हाइड करके आप अपने आंसर को डिफाइन करने की कोशिश करिए कि जो हमने आंसर लिखे हैं क्या आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं। अगर आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड, आपने चीजों को अच्छे से समझ लिया और चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बेटा आप यहां पर एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे हम लोगों ने पीछे इस क्वेश्चन को किया था उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे चीजों को डिफाइन कर रखा है कि यहां पर यूनिवर्सल सेट है ऑल होल नंबर्स। सेट ए है बेटा फैक्टर्स ऑफ 60, मल्टीपल सेट बी है मल्टीपल ऑफ 3। हमको सारा ए इंटरसेक्शन बी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो यूनिवर्सल में बेटा सारे एलिमेंट्स हैं और फैक्टर ऑफ 60 की अगर हम बात करें तो आपने कहा फैक्टर ऑफ 60 में अगर हमारे पास एलिमेंट आएंगे तो आपने कहा फैक्टर ऑफ 60 में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और इसके बाद हमारे पास 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा और हमारे पास इधर 30 आ जाएगा और हमारे पास 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा सेट ए में आ जाएंगे। अगर हम सेट बी की बात करें तो आपने कहा मल्टीपल ऑफ 3 पूछा है, तो आपने कहा मल्टीपल ऑफ 3 में आओगे तो 3 की टेबल, अब आपने कहा हमको दोनों में कॉमन चाहिए, तो आपने कहा कॉमन का मतलब बेटा एक 3 कॉमन में आ जाएगा, एक 6 कॉमन में आ जाएगा, एक 12 कॉमन में आ जाएगा, एक हमारे पास 15 कॉमन में आ जाएगा, एक 30 कॉमन में आ जाएगा और 60 कॉमन में आ जाएगा। तो इस तरह से हमको दिया जाएगा तो हम सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं कि कब कौन सा एलिमेंट हमको किसके साथ लेना है। तो अगर ये वाला एग्जांपल आपके सामने था उसको कैसे डिफाइन करना है वो चीज़ आपके सामने है। हमने जानबूझ के बेटा वैकेंट प्लेस छोड़ रखा है, वो इसलिए छोड़ रखा है ताकि तुम क्वेश्चन को देखो और अपने आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश करो कि क्या तुम चीज़ों को डिफाइन कर पा रहे हो। तो सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये हम चाहेंगे कि आप हमको आंसर करिए, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू चाहे वेबसाइट पे भेजिए कि जो इतने सारे केसेस आपके सामने बने हैं उनमें से जो हमने यहां पर लिखा हुआ है वो कौन सा किस पोर्शन को कोरिलेट कर रहा है, ये चीज आपको बतानी है। तो जितना हमने आपको वेन डायग्राम आज सिखाया है उसके बेसिस पे आपको ये डिफाइन करना है कि कौन सा डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम चाहेंगे आपके आंसर्स हमको मिले ताकि हमको ये समझ में आए कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई हम आपको दोबारा ये चीज़ पढ़ाएंगे और चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल अच्छे से आपको ये बात समझ में आ जाए। जैसे बेटा ये एग्जाम्पल दे रखा है और हमसे चीज़ों को पूछा गया है, जैसे द कार्डिनलिटी सेट ऑफ द साइज ऑफ द सेट एन ए एन बी आर द कार्डिनलिटी ऑफ द साइज ऑफ द सेट। मतलब कि कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जैसे अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है तो चीज़ों को इसमें देख के कैसे पहचान लेते हैं। तो जैसे आपने कहा सेट ए की बात करें तो सेट ए में हमारे पास कौन आ रहा है, तो आपने कहा सेट ए में हमारे पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बी इज 5, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो है बेटा वो 5 हो जाएंगे, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो जाएंगे। इंटरसेक्शन की बात करें तो आपने कहा इंटरसेक्शन में 3 है 4 है, तो आपने कहा इंटरसेक्शन में 3 है 4 है, तो आपने कहा 2 एलिमेंट हो गए हमारे पास, एक 3 एक 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 2 हैं और एलिमेंट कौन कौन है, तो आपने कहा वो एक एलिमेंट 3 है और एक एलिमेंट 4 है। अगर हम बात करने जा रहे हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी, इस बात को अच्छे से समझिएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़कर, आपने ए को छोड़ दिया। तो अगर आपने ए को छोड़ दिया तो आपके पास क्या क्या बचा, तो आपने कहा ए वाला सर्किल आप पूरा छोड़ दो, तो आपके पास बचा 5, 6, 7 और
आपने कहा अगर हम बाहर की बात भी करते हैं तो हमारे पास 8 और 10 भी आ जाएगा, और अगर हम सिर्फ सेट बी की बात करते हैं ए को छोड़कर तो हमारे पास 5, 6 और 7 आ जाएगा। तो अगर हम ए डैश इंटरसेक्शन बी में 8 और 10 डिफाइन ना करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, और अगर इसको डिफाइन करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर यूनिवर्सल सेट प्रोवाइडेड है तो आपको उसके हिसाब से देखना है, अगर नहीं है तो सिर्फ इन 2 सर्कल के हिसाब से आपको देखना है। अब आपके सामने बेटा जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस कराए प्रैक्टिस के फॉर्म में, वही क्वेश्चन आपके सामने और दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको अपने आप ट्राई करने हैं, इन पे हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, और हम चाहेंगे इसमें आपको अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो इन डाउट या कंफ्यूजन में आप चीज़ों को हमें मैसेज करें या हमें मेल करें, तो हम आपको चीज़ों को डिफाइन कर पाएँ कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और हम आपको उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये सब बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मतलब ये सारी चीजें जो हम आपको दे रहे हैं ये प्रैक्टिस के लिए हैं। देखो सिर्फ वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पढ़ा दिया आपका काम खत्म हो गया। हम चाहेंगे कि हम जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है, आप चीजों को कैसे जस्टिफाई कर पा रहे हो उसके फॉर्म में। ये वीडियोस आपको आपकी 11th क्लास के लिए तो काम आएंगे ही आएंगे, मगर आप 11th के बाद जब 12th में कंपटीशन देने जाएंगे तब भी आपको ये चीजें काम आएंगी, वहां पर भी इन चीजों को आपको यूज करना आना चाहिए, कैसे यूज करते हैं। यही सेम टू सेम क्वेश्चन जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी में भी हमको हेल्प करेंगे। तो इसलिए हमने कुछ क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी दे रखा है आपको, तो उसमें परेशान मत होइएगा। उस प्रोबेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना सा है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल अपॉन टोटल का फॉर्म जो होता है उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो जैसे आप केस निकाल रहे हैं, पहले आप केस निकाल लीजिए, उन दोनों को आपस में डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली बेटा आपके सामने एक और एग्जांपल है। जितनी भी चीजें हमने आपको दे रखी हैं बेटा वो फॉर्मुलेशन और सारे वेन डायग्राम के थ्रू हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमसे कहा गया बेटा कि आप एक कंस्ट्रक्ट करिए वेन डायग्राम जिसमें ए बी का सबसेट है और बी और सी में कॉमन कुछ भी ना हो। तो अगर ए बी का सबसेट हो तो ये तो क्लियर हो गया कि जो ए होगा वो बी के अंदर पूरा पूरा आ जाएगा। तो आपने कहा ये देखिए पूरा पूरा आ गया। बी और सी में कॉमन कुछ ना हो तो आपने कहा ये गोला अलग होना चाहिए, ये गोला अलग होना चाहिए, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं बेटा इसको। तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है और ये इसका सबसेट है, तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सिमिलरली एग्जांपल हमने और दे रखा है बेटा, उसको भी आप देख के अपनी चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास आगे का क्या काम है, अगले लेक्चर पे हम क्या रीड करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर के बाद अब हमारे पास बनती है सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम, जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्क्स है 6 मार्क्स क्वेश्चन जो आप लोग के स्कूल में 11th लेवल पे बनता है। या फिर बेटा अच्छे क्वेश्चंस की बात करें तो आईआईटी के स्टैंडर्ड पे भी इसके अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सेट्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं जिस भी लेवल पे, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं या जो भी डाउट्स या कन्फ्यूजन हैं, आप हमको हमारे मेल आईडी या फिर हमारे पास वेबसाइट के थ्रू हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर भी दे रखा है और साथ साथ एक आपको वेबसाइट भी दे रखी है जिसके थ्रू आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं और अपने चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम वर्ड प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।